हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET फाइन आर्ट्स 2026 का जो एग्जाम है उसके पैटर्न को, और साथ में ही सिलेबस को देखेंगे। इंग्लिश, हिंदी, जनरल एप्टीट्यूड और डोमेन के सिलेबस को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम आपका किस मोड में होगा। तो इसका जो मोड होगा दैट विल बी ऑनलाइन CBT mode. Next is how many questions will be there. There will be 50 plus 50 plus 50. 3 sections will be there. 150 questions and total time will be 180 minutes. 60 minutes for each section. क्वेश्चन के जो टाइप्स होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ होने वाले हैं। नेक्स्ट इज मार्क्स। हर एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा फॉर करेक्ट एंड -1 मार्क्स फॉर रॉन्ग। अगेन 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम के बारे में। अब देखते हैं इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम को डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर लैंग्वेज, नेक्स्ट वन इज डोमेन, डोमेन मीन्स योर सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड। इसमें आपका GK GS ये सब कुछ आ जाता है। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। लैंग्वेज ये आपका 50 मार्क्स का होगा, तीनों ही 50-50 मार्क्स का होगा। और लैंग्वेज में आपका आता है, अगर आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लेते हो उसमें एक तो ग्रामर रहेगा, दूसरा सेक्शन रहेगा वोकैबुलरी का, और तीसरा सेक्शन होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब डोमेन में देखते हैं। तो डोमेन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपका फाइन आर्ट्स है तो फाइन आर्ट्स से रिलेटेड हिस्ट्री होगा, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो सब्जेक्ट का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट एप्टीट्यूड, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका सबसे पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा होता है GK एंड करंट अफेयर्स, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 11 मई टू 31 मई। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये कंडक्ट करवाता है NTA। और जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपने यही तीनों भरा होगा। इसमें फाइन आर्ट्स में अगर आपको जाना है, फाइन आर्ट्स अगर करना है, फाइन आर्ट्स में डोमेन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, एक लैंग्वेज कोई भी होना चाहिए। लैंग्वेज में हिंदी भी आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है, और जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आप लैंग्वेज में ले सकते हो। और तीसरा आपका एप्टीट्यूड जो है जनरल एप्टीट्यूड, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी। एंड ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारा आपको अटेम्प्ट करना है। एंड कीप इन माइंड द माइनस मार्किंग। ऐसे अगर आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कई बार इतना नेगेटिव मार्किंग हो जाता है कि मार्क्स कम हो जाते हैं। तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो लेकिन नेगेटिव मार्किंग मत करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखते हैं। सो द फर्स्ट, सबसे पहले हम लैंग्वेज के सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी का सिलेबस है। दिस इज फॉर हिंदी लैंग्वेज, 102 इज द कोड। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी और ग्रामर आता है। तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कुछ फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी पैसेजेस दे सकते हैं वो, और 300 वर्ड में ये पैसेज होंगे, और पैसेज में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5-6 क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपको MCQ दे देगा और उसको अटेम्प्ट करना। देयर विल बी फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें फैक्ट से रिलेटेड कुछ पैसेज हो सकता है, कुछ जैसे स्टैटिक GK से रिलेटेड कोई पैसेज दे दिया। नरेटिव हो सकता है, जैसे कोई किसी से कुछ कह रहा हो, वो एक कॉन्वर्सेशन के रूप में उसको दे सकता है। तीसरा लिटरेरी हो सकता है, जैसे शेक्सपियर या फिर इस तरह के किसी पोएट के किसी प्ले से, या फिर किसी बुक से, कोई नॉवेल के किसी कटिंग से, इस तरीके का कुछ पैसेज भी दे सकता है, दैट इज लिटरेरी। देन देयर इज वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग। रीअरेंजिंग द पार्ट, एक सेंटेंस दे देगा जिसमें सारे वर्ड्स जंबल किया हुआ रहेगा, कोई आगे कोई पीछे, और उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा इन द करेक्ट ऑर्डर। देन देयर इज मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम। करेक्ट वर्ड चूज करने में आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा
और सेंटेंस के अंदर एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा जहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड वहाँ पे फिट करना पड़ेगा। हो सकता है वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसमें आपका टेंस भी चेक कर सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब चेक कर सकता है, आर्टिकल चेक कर सकता है, तो ग्रामर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देन देयर इज साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये सब तो याद करने वाली चीज़ है। 300, 500, 1000 साइनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ के जाओगे तो वो आपका एग्जाम में हेल्प करेगा। हो सकता है आपने जो पढ़ा वही आ गया, हो सकता है आपने जो पढ़ा नहीं आया, तो ये पूरा का पूरा लक पे डिपेंड करता है और आपके प्रैक्टिस पे भी। तो ये सब मटेरियल्स तो आपको मेरे से भी मिल जाएंगे क्लासेस में, ये सब से रिलेटेड मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन इज इंग्लिश। तो इंग्लिश भी लैंग्वेज में ही आएगा और एक ही बात है, बिल्कुल सेम है सिलेबस, हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज का आई थिंक सेम ही है। दिस इज जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, बट इसमें ही आपके मार्क्स जो है आने वाले हैं, आपको रैंक यही ला कर देगा। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है तो आप छोड़ नहीं सकते हो या फिर और करके नहीं होगा, सब कुछ आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसमें सब कुछ आ जाता है। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में हो सकता है वो वर्बल, नॉन वर्बल कुछ भी पूछ सकता है, वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करेगा। हो सकता है इमेज हो, उसका मिरर इमेज, हो सकता है किसी ज्योमेट्रिकल शेप में कोई दूसरा शेप फिक्स हो रहा है कि नहीं, वो 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। देन जनरल नॉलेज, ये तो पता ही है, जीके, स्टैटिक जीके एंड मूविंग जीके। स्टैटिक जीके और चेंजिंग जीके आपको दोनों पढ़ना है। करंट अफेयर्स, ये भी अपडेट रखना है आपको न्यूज़पेपर से, या फिर हम मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इसके लिए भी PDF बुक्स है मेरे पास, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। रीजनिंग, सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है इसके लिए। क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, थोड़ा सा आपको ये भी 10th तक का मैथ्स देख के जाना है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी, मतलब पूरा का पूरा आपका होलिस्टिक अप्रोच होता है क्वेश्चन का, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पता हो। अब इसमें जनरल साइंस में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में पूछेगा कुछ क्वेश्चन, ऊपर ऊपर पूछेगा। हो सकता है कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ लेगा जो बहुत कॉमन है, ऐसा बहुत रेयर नहीं पूछेगा। जिप्सम पूछ सकता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ सकता है, क्योंकि आगे चल के स्कल्पचर में इसका यूज़ भी होगा। ब्रिक पूछ सकता है, किस मटेरियल से बना, सिलिका क्या होता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इतना सिंपल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फाइन आर्ट्स का सिलेबस देखते हैं। राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग, यहाँ से ये स्टार्ट है। प्री हिस्टोरिक से क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड पार्ट से स्टार्ट है। NCERT का जो पार्ट 2 है मिनिएचर पेंटिंग से स्टार्ट है। मुगल, डेक्कन, बंगाल स्कूल, मॉडर्न ट्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 चैप्टर दिया है और उसके कुछ डिटेल्स, बट आपको पार्ट 1 भी पढ़ के जाना है। प्री हिस्टोरिक से लेके आप वो भी पढ़ लेना, एक बार बस रीडिंग डाल लेना। राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, मुगल, डेक्कन, बंगाल स्कूल, कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब 14th सेंचुरी से मॉडर्न आर्ट तक। तो ये सब जो है पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल, डेक्कन, पहाड़ी, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देन राजस्थानी स्कूल पढ़ना है, स्पेशली ये सब पेंटिंग, जो पेंटिंग इसमें मेंशन है वो तो आपको ज़रूर पढ़ना है, बट उसके अलावा भी जो पेंटिंग बुक में है वो भी पढ़ना है। ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे PDF के साथ साथ सारी की सारी NCERT की PDF और भी उसके साथ साथ कई ड्राइंग बुक्स की PDF वो भी आपको मिल जाएगी। और भी किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मुगल स्कूल से रिलेटेड है, ऑरिजिन डेवलपमेंट सब में होता है। ऑरिजिन ओवरऑल आपको चैप्टर पढ़ना होता है इस तरीके से कि उसमें आपका ऑरिजिन डेवलपमेंट कवर हो जाए। फिर इस इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स, इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट, इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सब आ जाता है उसमें, किसने बनाया, किस स्कूल का है, ये सब याद होना चाहिए। इन्हीं सब टॉपिक्स पे MCQ बनते हैं। तो जितने भी पेंटिंग्स यहाँ पे मेंशन है, राम वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, राजा रवि वर्मा, ये सब आपको याद कर लेना है। और अभी मैं सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जिसमें NCERT पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा का पूरा कवर करूँगा। और क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, 1 महीना ही रह गया, तो 1 महीने के लिए अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपका पार्ट 1। तो ये एग्ज़ाम जब आप दे दोगे इसके बाद आपका होता है पार्ट 2। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में आपका जो कुछ भी होगा आपको ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ थ्योरी होगा, ओनली थ्योरी। यहाँ पे आपसे ड्राइंग नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे आप सेकंड पार्ट जो होगा इसमें आपसे ड्राइंग करवाया जाएगा। एंड दिस विल बी
कॉलेज बेस्ड, ये आपका एनटीए नहीं करवाएगा, ये आपका कॉलेज करवाएगा। जिस कॉलेज का है वहाँ जाके आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कि BHU, DU या फिर जामिया, JJ कॉलेज। JJ कॉलेज तो CUET में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं जैसे शांति निकेतन, तो ये सब कॉलेजेस में आपको जाकर ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इसमें समझते हैं कि इसमें क्या पूछा जाता है। तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ स्केचिंग एंड सेकेंड पार्ट इज़ कलरिंग। स्केचिंग में आपसे स्टिल लाइफ पूछा जाता है, कलरिंग में आपसे कंपोजिशन पूछा जाता है। स्टिल लाइफ के एग्जांपल में आपको बकेट दे देगा, मेरे टाइम पे आया था बकेट, और ये अलग अलग कलर का होगा, तो वो कलर भी आपको पेंसिल में कैसा दिखेगा, उसका क्या टोन है, ह्यू है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर वो ब्लैक एंड वाइट होता तो कैसा दिखता, ये है। इसमें बकेट या फिर कोई फ्लावर पॉट या फिर कोई टॉय दे सकते हैं, कोई स्कल्पचर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल होता है। और क्या दे सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, डेली लाइफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे आपका देखा जाता है स्केचिंग, यहाँ पे आपका स्केचिंग स्किल्स देखा जाता है। इसके लिए आई थिंक आपको ½ एन आवर मिलेगा, और इसके लिए भी ½ एन आवर। अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। यहाँ पे आपका स्केचिंग स्किल्स देखा जाएगा, टोन्स देखा जाएगा, पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, स्ट्रोक्स भी देखा जाएगा, फिर लाइट शेड देखा जाएगा, क्यारोस्क्यूरो, तो ये सारी चीज़ें। और साथ में कॉम्पोजिशन, पेपर पे आपने किस तरीके से उसको कंपोज किया है, तो बैलेंस भी देखा जाएगा, यानी कॉम्पोजिशन, कंपोज कैसा किया आपने, और नेगेटिव स्पेस कितना है, ये सब चीज़ें देखा जाएगा वहाँ पे। और इसमें इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल बताएं आपको, इसके एग्ज़ाम्पल में आपको कोई बुक फेयर हो गया, ये सब बहुत कॉमन है, ज़ू स्टेशन, इसमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कुछ भी हो सकता है, मॉल हो सकता है, कोई फायर हो सकता है, हाउस फायर हो सकता है, बिजी मार्केट हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, एट्सेट्रा, कुछ भी पूछ सकते हैं। और यहाँ आपका देखा जाता है कलर सेंस। जनरली लोग वाटर कलर प्रेफर करते हैं इसके लिए, लेकिन वहाँ पे पेंसिल कलर और ये सब भी मेंशन होता है, क्योंकि वाटर कलर जल्दी हो जाता है। कलर सेंस देखा जाता है, फ्लो देखा जाता है वाटर कलर में, फ्लो, अगर फ्लो में बनाए हो तो फ्लो देखा जाएगा, नहीं तो लेयरिंग किया है तो लेयर्स देखा जाएगा। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्किल, कलर स्किल, कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन फिगर या फिर एनिमल फिगर ज़रूर होना चाहिए, तो एटलीस्ट 3 ह्यूमन, या फिर कंपोजिशन के डिमांड के हिसाब से एनिमल भी हो सकता है, बट कुछ इस तरह का फिगर ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप आर्किटेक्चर बना रहे हो तो आर्किटेक्चर दिखाओ, ट्रीज़ ज़रूर बनाओ, ट्रीज़, और कुछ हैपनिंग सा दिखाओ, उसमें एक स्टोरी होना चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग करो उसमें। तो यही सब पूछा जाता है। सो इसके बारे में अगर और भी डिटेल आपको जानना हो, किस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये आपका पूरा मेमोरी ड्राइंग होता है, ये वाला आपका मेमोरी ड्राइंग होता है, इसमें आप रेफरेंस नहीं ले सकते हो। और ये आपका रेफरेंस बेस्ड होता है, यहाँ पे आपके सामने रखा जाएगा ऑब्जेक्ट्स। तो ये दोनों ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और पूरे साल आपने ड्राइंग प्रैक्टिस किया होगा, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन जॉइन द क्रैश कोर्स फॉर ड्राइंग ऑल्सो। बट लास्ट में हम रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ GK, GS और थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है ड्राइंग सीखने के लिए, और ड्राइंग तो वैसे हमेशा ही करते रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो वैसे ही अच्छा होता है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, तो वो भी हो जाता है। तो जैसा कि हमने सिलेबस अच्छे से समझ लिया, अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप कौन कौन से कॉलेजेस में ले सकते हो, CUET में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, और किस कॉलेजेस के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा टारगेट में 1 या 2 कॉलेज लेके चलो, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं होता है। और फाइन आर्ट्स में क्या होता है कि बहुत कम कॉलेजेस CUET में पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिमम कॉलेज जो है वो CUET के बाहर है, अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, फिर आप वहाँ पे जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, फिर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, नहीं भी होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर वो CUET में नहीं है तो देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस CUET में हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ BHU जो कि वाराणसी में है। सेकेंड वन इज़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली, कला भवन, विश्व भारती, शांति निकेतन विच इज़ इन बोलपुर। फोर्थ कॉलेज इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। फिफ्थ इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विच इज़ इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो CUET में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से कॉलेज CUET में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सब कॉलेजेस अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं जो आपको कॉलेज जाकर देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट। इसमें पहला कॉलेज है JJ कॉलेज जो कि मुंबई में है। दूसरा है MSU जो कि वडोदरा में है, गुजरात। थर्ड इज़ चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट विच इज़ इन चंडीगढ़। Then there is Government College of Fine Art चेन्नई, मद्रास, और ये इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज भी है, तिरुवनंतपुरम में है। फिफ्थ इज़ पटना आर्ट कॉलेज जो कि पटना में है, बिहार में। अभी बिहार म्यूज़ियम भी खुला है जो कि पटना का पुराना म्यूज़ियम से बहुत बड़ा भी है और उसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है। सिक्स्थ जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी विच इज़ इन हैदराबाद। देन देर इज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विच इज़ इन वाराणसी, अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम BHU। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड कॉलेज। BHU के स्थापना से कुछ साल आगे पीछे इसका स्थापना भी हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। LS रहेगा स्कूल ऑफ आर्ट, दिस इज़ इन मुंबई। जामिया मिलिया इस्लामिया विच इज़ इन न्यू दिल्ली। देन देर इज़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स बेंगलुरु। दिस कॉलेज इज़ एसोसिएटेड विथ चित्रकला परिषद बेंगलोर, कर्नाटक। So these are roughly the colleges that are in India that provides fine arts education. और इसमें से अगर कोई कॉलेज छूट गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो इन कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर फंडेड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फंडेड, कुछ कम्प्लीटली प्राइवेट है। वो मैं यहाँ बता देता हूँ। दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, this is private. This is Jamia Millia Islamia is a central university and College of Bengaluru is a deemed university. Aligarh Muslim University is also central university. C is for central, S is for state and D is for deemed या फिर funded. And I will also provide these slides in my Telegram group also. So this is all for this video. कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूर कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट।